मैंने लिखा था वर्तमान का हाल क्या कहूँ अपनी जुबान से, क्यों मर रहे हैं अपने ही लोग अपने ही गुमान से। सीमा पर अनेक सैनिक मरते मारते लेकिन उनकी परवाह हम कोई न करते, लेकिन कई फिल्में सितारे मरते उनकी मौत पर हम फूट फूट कर रोया करते। ऑलराउंडर है इसके अंदर। तो कभी गजल वगैरह या शेर वगैरह नहीं लिखी आपने, ट्राई भी नहीं किया? नहीं, वो नहीं लिखा है अभी तक। आपने बोला है पर ट्राई जरूर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें कोई एक शानदार गजल पढ़ने को मिले, चाहे वीर रस में हो या किसी भी श्रृंगार रस में हो। नमस्कार बीकानेर, मैं हूँ आपका राहुल ऋषिदेव और आप देख रहे हैं बीकानेरी सितारे। आपने बहुत सारे राइटर्स ऐसे देखे होंगे, लेकिन अगर हमारे बीकानेर जैसे क्षेत्र से एक लेखिका निकल के आए तो ये सुनने में एक विचित्र सा ही लगेगा, क्योंकि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको एक ऐसे सितारे से मिलाते हैं जिनकी लेखन कलम शैली इतनी शानदार है कि सुनने वाले पढ़ने वाले एक बार को अपने मुंह से वाह किए बिना नहीं रुकते। तो सितारों के कारवां में आज एक हमारे साथ ऐसा शानदार सितारा मौजूद है, आकांक्षा पुरोहित जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आकांक्षा जी आपका बीकानेरी सितारे पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आप बीकानेरी सितारे के माध्यम से बीकानेर के जन सामान्य जो उभरते हुए संघर्षशील कलाकार हैं उनको भी बड़ा मंच दे रहे हो, ताकि उनको भी दुनिया भर में लोग पहचान करें, देश भर में लोग जाने। आप भी ऐसे ही निरंतर हम जैसे संघर्षशील लोगों के साथ खड़े रहो और आप निरंतर आगे बढ़ते रहो, इसी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि देखा जाता है लिखना एक ईश्वरीय आशीर्वाद है, समझ लो आप। तो फर्स्ट टाइम जब आपने लिखना सीखा तो इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली और कैसे आपको लगा कि नहीं मुझे भी लिखना चाहिए? इंस्पिरेशन बहुत ही, जो मैं बताती हूँ आपको कि मैं 14-15 साल की थी जी। तो टीवी पर मैं न्यूज़ चैनल्स देखा करती हूँ, तो उस समय न्यूज़ चैनल्स देख रही थी। तो उस दिन फरवरी का ही टाइम था और श्रीदेवी की डेथ हुई थी। अच्छा। तो वो न्यूज़ सब जगह पर चल रही थी, सब चैनल्स पर आ रही थी और सेम डे ही भारत पाकिस्तान पर मुठभेड़ हुई थी बॉर्डर पर। अच्छा अच्छा। और भारत के 2 जवान शहीद हो गए थे। तो उसकी न्यूज़ कहीं पर भी कोई चैनल पर नहीं आ रही थी और केवल एक पट्टी जो नीचे चल रही थी। तो मैंने उस पट्टी को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इतनी बड़ी बात, जो वास्तविक हीरो है, हमारे वास्तविक नायक है, उनको हम भुला करके एक आधुनिक दुनिया या एक दिखावटी दुनिया के लोगों को हम ज़्यादा, हालांकि मरना और जीना सब ईश्वरीय देन होती है और हमारी भी सांत्वना रहती है उनके साथ में, लेकिन उनको हमें ज़्यादा समाज को दिखाना चाहिए। तो ऐसे करके मैंने कुछ पंक्तियाँ मेरे दिमाग में आई और मैंने उनको कागज़ पे लिखा और लिखते लिखते और वो पूरी एक कविता बन गई। और उसके बाद में मुझे मोटिवेशन मिलता गया कि मैं इसको और अच्छा बनाऊं और अच्छा करूं। और सब जैसे लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा लिखा है, तो मुझे लगता है कि जब लोग पढ़ रहे हैं तो अपन को और लिखना चाहिए। बहुत ही ये भी एक बोले तो बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि लगभग लेखन का काम देखा जाता है कि या तो किसी के लिए लिखा जाता है या किसी के बारे में लिखा जाता है, लेकिन आपको जो इंस्पिरेशन मिली है वो हमारे देश के वीरों से मिली है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। सुन के एकदम से एक वो होता है ना, देशभक्ति वाली भावना जागृत होती है, बिल्कुल वैसा मेरे को लगा है ये बात सुन के। तो वो 2 लाइनें मैं सुनना चाहूँगा ज़रूर कि मतलब आपने अगर फर्स्ट टाइम जिस चीज़ ने आपको क्लिक किया, जिस चीज़ ने आपको फोर्स किया कि नहीं मुझे लिखना चाहिए, बिल्कुल हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे। मैंने लिखा था वर्तमान का हाल क्या कहूँ अपनी जुबान से, क्यों मर रहे हैं अपने ही लोग अपने ही गुमान से। सीमा पर अनेक सैनिक मरते मारते लेकिन उनकी परवाह हम कोई न करते, लेकिन कई फिल्में सितारे मरते उनकी मौत पर हम फूट फूट कर रोया करते। क्या बात है। इस प्रकार से मैंने लिखना शुरू किया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब ये फर्स्ट पोइट्री थी आपकी? हाँ, पहली। लगता नहीं है कि मतलब फर्स्ट टाइम में और फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे बोलते हैं ना कि आईएएस क्लियर करने वाली बात होती है, एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से, बहुत शानदार तुकबंदी और बहुत शानदार उसके अंदर भावनात्मक तरीके से आपने उसको पेश किया। बहुत ही मजा आया। देखता हूँ मैंने कई बार आपके ऐसी पोस्ट देखी हुई है कि अखबारों से भरा पड़ा है आपका इंस्टाग्राम। मतलब ये सब इतनी जल्दी और कैसे, मतलब ये जरूर आपके लेखन का जादू है।
तो ये सब चीजें जब आपको लगता है कि हाँ अखबारों में पब्लिश होना, तो ये सब चीजें देख के आपको कैसा लगता है? देखो जल्दी तो नहीं है। हाँ काफी एक लंबा समय हो गया मुझे लिखते हुए। जी जी। लगभग 8 साल हो गए मुझे लिखते क्या हुए। बात है। तो धीरे धीरे लिखती गई, लोगों को पता चलता गया, पहले परिवार को पता चला, फिर आसपास के लोगों को पता चला, फिर अब धीरे धीरे काफी लोगों को पता चलने लग गया है। तो फिर आजकल कोई भी दे देता है अखबार में कि ये पब्लिश करना है जी। तो उसको जब अचानक से मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर की कृपा और मेरा जो जेनेटिक गुण है, जी जी। जैसे मेरे परिवार के बड़े जो है उनका भी ग्रेट ग्रैंडफादर वो भी लिखा करते थे जी। और मेरे जिनका नाम आशा राम जी था वो तुरंत लिख देते थे। आपने अभी जैसे कोई शब्द दिया है उनको, वो अभी उस पर लिख देंगे। मेरे ताऊ जी आर के सूरदासानी वो भी तुरंत लिख देते थे, गीतकार थे बहुत अच्छे। और ऐसे तब मुझे ऐसे लगता है ये सब उनकी कृपा है सब। तो ये तो जेनेटिक गुण ही था, मतलब कि आपका जो माहौल है ना वो पूरा लेखन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो आपके फैमिली में इतने सारे लेखक रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा किन की राइटिंग पसंद थी अपने फैमिली में से? वैसे तो सबकी ही अच्छी है, किसी की तुलना करना एक होता है ना अपन कि है। हाँ किसी को अपन फॉलो करते हैं, नहीं मुझे इनकी बहुत ज्यादा पसंद है और इनकी तरह मुझे भी करना है, ऐसा कुछ? ऐसा है, मेरे परदादा जी और मेरे ताऊ जी आर के सूरदासानी, उनकी तरह मुझे बनना है। ऐसा लगता है कि नहीं, उन्होंने जो किया है, मतलब लेखन के क्षेत्र में जो चीजें अपनाई हैं खुद से, और आज लोग उनको लेखन के नाम से ही ज्यादा जानते हैं, तो मुझे उनके जैसा बनना है। जी जी जी। मेरे को एक आपकी एक बात याद आ रही है कि आप उपराष्ट्रपति से सम्मानित भी हैं। हाँ। तो उस बारे में कुछ बताइए। स्काउटिंग से जुड़ी थी मैं। जी जी। स्काउटिंग में जुड़ी तो पहले निपुण किया, फिर राज्य पुरस्कार किया, फिर धीरे धीरे जुड़ती गई, सर्विस होती गई। तो एक दिन मैम ने बोला था कि उपराष्ट्रपति के लिए नाम सेलेक्ट करने हैं। अच्छा अच्छा। तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि मेरा नाम उसके अंदर जाएगा क्या, और एक दिन फोन आता है कि आपको उपराष्ट्रपति पुरस्कार लेने के लिए पधारना है। तो माहौल तो पूरा घर में ऐसा हो गया होगा जैसे फेस्टिवल जैसा। तो ये सुनकर आपको फिर कैसा लगा? क्या आपके विचार आ रहे थे कि मुझे कैसे रिसीव करना है, और मतलब एक पूरा एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है ना? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत ही अच्छी प्राउड फीलिंग आई थी खुद के अंदर से, बहुत अच्छा लगा था। बहुत खुशी भी हुई थी कि मैंने प्रयास भी नहीं किया, मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतना प्रयास नहीं किया और मुझे वो चीज प्राप्त हो गई। लेकिन सबको ऐसा लगा, तभी तो उन्होंने नाम दिया। बिल्कुल, ये भाग्य की बात होती है और मेहनत की बात होती है। आपने मेहनत की और मेहनत से ही भाग्य को जीता जा सकता है। और आपके लेखन की बात करते हैं, तो आपका जो फॉर्मेट किस टाइप का होता है? क्योंकि लेखन में भी कई तरीके होते हैं, लिखने के कई तौर तरीके होते हैं। कुछ शायरी होती है, कुछ कविताएं होती है, कुछ लेख होते हैं, कुछ मतलब वाद संवाद होते हैं। तो आपका किस टाइप का फॉर्मेट रहता है? मैंने अधिकतर मेरी कविताएं और लेख है, और तीसरे नंबर पर आता है तो सुविचार। जी जी। और कविताएं और लेख में भी मेरा जो रस रहता है वो प्रसाद रस, करुण रस, वीर रस, जी, ये तीन अधिकतर रहते हैं। और आजकल मैं लिखती हूँ मोटिवेशनल। जी जी। कि आजकल हम देखते हैं डिप्रेशन का माहौल चलता है चारों तरफ, उनको पढ़ करके अच्छा फील हो, तो मोटिवेशनल भी मैं लिखा करती हूँ। एक मेरे संवाद लिखा हुआ है जीवन और मृत्यु का, और उसके अलावा मेरे लगभग लेख और कविताएं हैं। अच्छा, तो कोई एक कविता हो जाए, जरूर हमारे दर्शक इस सिलसिले में एक सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया मैं मोटिवेशनल लिखती हूँ, और अभी 1 साल पहले लगभग मैंने लिखा था वो भीष्म प्रतिज्ञा। जी। आजकल जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं कि शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा जोश होता है। हाँ। फिर धीरे धीरे ऐसे लगता है कि इतने प्रतिभागी है, हम सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा। इस चक्कर में वो धीरे धीरे पीछे सरकने लग जाते हैं और प्रायोरिटीज़ को चेंज कर लेते हैं। तो मैंने उसके लिए लिखा था कि भीष्म प्रतिज्ञा तुमने की थी, अब काहे को डरते हो, सुख चैन आराम की आशा कैसे करते हो, आन भी चाहिए मान भी चाहिए, तुमको तो सम्मान चाहिए, कैसे मिलेगा तुमको ये सब, तुमको तो आराम चाहिए, अरे बनना होगा तुमको राम, बनना होगा तुमको राम, करने होंगे बहुत से काम, वनवास की दावा नल में तुमको हाथ जलाना होगा, और अपनी कलम को प्यारे कागज पर खूब चलाना होगा, बनना होगा तुमको शाम, बनना होगा तुमको शाम, करने होंगे बहुत से काम,
पापी कंस को जड़ से आज मिटाना होगा और मिलते राक्षस को धीरे धीरे हटाना होगा। बनना होगा तुमको बुद्ध, बनना होगा तुमको बुद्ध, करना होगा खुद से युद्ध, कई रातों को जगना होगा, खुद से खुद को पढ़ना होगा, तब मिलेगा तुमको ये सब, तुमको अब एक गढ़ना होगा। यदि तुम्हें वह याद करो वह दिन प्यारे जब सपना तुमने देखा था, अपनी सफलता को कल्पना में कुछ दिन पहले देखा था। भारत भविष्य अब उठ जाओ, अपनी कलम को उठा जाओ, फिर से लिखो कुछ नया ऐसा कि अपना राष्ट्र सफल बना जाओ। क्या बात है, मतलब ये सुनते सुनते मेरे के एक माइंड में इमेजिनेशन चल रही थी, मैं भी अंदर से बहुत मोटिवेट हो गया। मुझे भी 2-4 चीज़ें, रियल बात बताऊँ, ये सुनते सुनते मुझे भी अपने कुछ ड्रीम्स याद आ गए कि नहीं मैंने भी कुछ प्रतिज्ञा की थी और मैं आज सच में उस वे पे हूँ क्या। रियल बात है, बहुत ही शानदार भावनात्मक चीज़ आपने ये लिखी है। और मतलब मैं एक ये चीज़ जानना चाहूँगा कि ये शब्द आपको कैसे आते हैं? तो देखा जाए तो अपने आप ही आते हैं। मतलब मान लो कोई कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, करते 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 वो वापिस से ढीले पड़ जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। हम कोई पोइट्री स्टार्ट करते हैं, 2 लाइन तो बहुत ही हम जोश में लिखते हैं, तीसरी में फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। तब उसके लिए आप क्या करते हो? मोटिवेशन ये कैसे मिलता है आपको? मैं हर चीज को महसूस करने का प्रयास करती हूँ। जी जी। कि भाई आज मैं जो भी लिखती हूँ तो उस व्यक्ति की जगह खुद को रख के देखती हूँ कि यदि मेरे साथ ये घटित हो रहा है तो मैं उसको कैसे फेस करूंगी। जी जी। तो फिर यदि मैं वीरों के ऊपर भी लिख रही हूँ तो मेरी रक्षाबंधन पर भी एक कविता है जवानों पर कि भाई ने राखी जो है सूनी रह गई। बिल्कुल सुनना चाहेंगे, बिल्कुल सुनना चाहेंगे। तो मैंने ऐसा लिखा था उसमें कि भाई तू नहीं है केवल मेरा भाई, इस बार सूनी रह गई तेरी कलाई, इस बार न सही अगली बार तू रक्षाबंधन पर आना और अगली बार सूनी ना रहे तेरी कलाई। इस टाइप में यानी मेरा भाई जब बॉर्डर पर होता तो क्या सिचुएशंस होती। जी जी। या कोई मेरे आसपास का व्यक्ति या मैं खुद जब कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ तो मैं क्या फील करती हूँ। और या फिर मैंने जो भी लिखा ना उसको फील किया पहले। जी जी। उसके बाद वो अपने आप ही शब्द आते जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लेखन का काम ही मतलब इमेजिनेशन होता है, लेकिन हाँ इमेजिनेशन अपने आसपास गढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम एक जगह बैठे हैं और शून्य में जाके अपना चारों तरफ का माहौल वो क्रिएट करना। तो आपका तो खैर फैमिली बैकग्राउंड भी लेखन से जुड़ा हुआ है, तो कई बार आप लिखते हैं जब नया चीज़ आपने नई रचना करी तो सबसे पहले वेरीफाई करते हैं ना अपन कि हमने अच्छा लिखा या खराब लिखा। हमारा तो बहुत आनंद होता है हमारे अंदर कि नहीं यार मैंने तो चीज़ अच्छी लिखी है। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा हुआ कि बहुत अच्छी चीज़ आपने अपनी तरफ से लिखा, लेकिन अपने फैमिली में से सबसे पहले जिसको आप दिखाते हो या पढ़ाते हो वो बोलते हैं नहीं मज़ा नहीं आया। ऐसा हुआ कई बार? हाँ हुआ है, ऐसा कई बार हो जाता है। हाँ। तो पहले तो मैं वेरीफाई करवाती थी मेरे ताऊ जी से, जैसे मैंने आपको बताया, पर अब वो इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है तो इसका थोड़ा दुख रहता है। अब मेरे पिताजी से, मेरे बड़े भैया है सूर्या जी, वो गीतकार है जी, बहुत कॉमेडी गीत लिखते हैं जी जी, तो मैं उनको वेरीफाई करवाती हूँ, ये देखो अब की बार ये लिखा है, ये कैसा है ये बताओ। मेरे पिताजी को बताती हूँ कि इस बार ये देखो इसमें क्या कमी है मुझे बताओ। कई बार उनको लगता है तो वो बताते हैं कि इसमें अपन को ऐसे सुधार करना चाहिए, और कई बार उनको लगता है कि नहीं अच्छा है तो ओके कर देते हैं। कई बार देखा जाता है कि राइटर जो है ना मतलब एक जिद्दी किस्म का होता है। अगर मान लो होली का फेस्टिवल चल रहा है और या दिवाली है, लेकिन उसके दिमाग में अगर लिखने की धुन सवार हो गई ना तो वो होली और दिवाली नहीं मनाएगा, अकेले जाके कमरे में बैठकर लिखेगा। ऐसा हुआ है कई बार आपको कि घर में तो खुशियों का माहौल है या कोई फेस्टिवल है और नहीं मुझे तो लिखने की धुन सवार है, ऐसा कई बार हुआ है आपको? नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई अपन को लिखना है ना तो चीजों को महसूस करना पड़ेगा। तो होली भी अपन को फील करना पड़ेगा, जब अपन होली पे लिख पाएंगे। दीपावली है तो दीपावली को फील करना पड़ेगा, तब अपन लिख पाएंगे। हाँ। तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि एकदम त्योहार चल रहा है हाँ। और मैं कमरे में बैठ करके लिख रही हूँ, क्योंकि हमारा जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है जी। तो जॉइंट फैमिली में आपका स्वभाव ही नहीं रह पाता है कि आप अकेले जा करके कुछ लिख या अकेले बैठ सको जी जी। आपको सबके साथ ही उस चीज को सेलिब्रेट करना पड़ता है। फिर बाद में आपको याद आता है कि हाँ वहाँ पर ये चीज हुई थी, अपन इसके थ्रू ये लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पब्लिक में बैठे हैं
हम किसी से मीटअप में हैं और हमारे दिमाग में कोई पंक्ति आ गई, बिल्कुल आती तब उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि हमें एक डर और रहता है कहीं मेरे दिमाग से लाइन ना निकल जाए, हाँ। बहुत अच्छी है, तब उस चीज को आप कैसे मैनेज करते हो? फोन में लिख लेती हूँ, हाथों हाथ वो क्या याद बात रह है। जाती तो है। कोई ऐसी रचना है आपके पास कि आपने बहुत ही विपरीत परिस्थिति में वो लाइन लिखी थी? वो भी है। जी मैं बस से कॉलेज जाती थी, जी और कोलायत मेरा कॉलेज था, जी जी 60 किलोमीटर दूर घर से। तो बस में बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी, और चंद्रयान श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। अच्छा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। जी जी। तो उस समय बहुत ज्यादा, मतलब आपकी ये कंडीशन थी कि आप सोच भी, कोई सामान्य व्यक्ति हो या जो भी है वो सोच भी नहीं सकता, इतनी भीड़ थी। हाँ। पर मेरे माइंड में लाइंस क्लिक हुई, हाँ। मैंने तुरंत फोन निकाला, फिर वहीं पर ही खड़े खड़े उसको लिख लिया, टाइप करना शुरू कर दिया, और कॉलेज पहुंचते पहुंचते वो पूरा हो गया। पूरा कर भी दिया आपने? हाँ। कि मैं भी थोड़ी बहुत लिखता हूँ, लेकिन कई बार ऐसी होती है, सिचुएशन ऐसी होती है कि हम लिख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि एक लाइन लिख ली, अब छोड़ दिया, अब मैं उसे दोबारा कभी उस पर बैठूंगा, फिर चर्चा करके फिर लिखूंगा नहीं। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि, मतलब ये तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आपने बता दी कि हम भीड़ में हैं, हम कहीं जा रहे हैं और हमें मतलब कि सामाजिक ध्यान भी रखना है, और फिर भी हमारा मस्तिष्क जो है एक अलग ही क्राइटेरिया में घूम रहा है, एक अलग ही इमेजिनेशन में घूम रहा है। तो राइटर्स की यही बहुत खासियत होती है। वो मुझे आज भी मतलब ऐसे हंसी आती है कि मैंने वो कॉलेज पहुंच के तो सबको भेज दी कि मैंने लिख दिया। अच्छा। और एक अचीवमेंट लगता है यार, इतना जल्दी हो गया फटाफट से। हाँ। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे कि बहुत सारे दर्शकों को ऐसा लगता भी है जो इस फील्ड से बिलोंग नहीं करते, उनको एक ही चीज लगती है कि शायरी, कविता, शेर, नज्म, गीत, ये सब एक ही फॉर्मेट होता है। तो इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं? इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे शायरी एक सामान्य तुकबंदी होती है और श्रृंगार रस आधारित होती है। जी। जबकि कविता आप छोटी से छोटी भी लिख सकते हो, बड़ी से बड़ी लिख सकते हो। गागर में सागर का काम करती है कविता। जी। कम शब्दों में आप अपनी पूरी बात को डिस्क्राइब कर सकते हो, और ये सारे इसके अंदर रस आ जाता है, गुण भी आ जाता है। इसके गुण जो होते हैं ये वीर रस, श्रृंगार रस, प्रसाद रस, करुण रस, छंद भी आ जाते हैं, अलंकार भी आ जाते हैं, ये सब कविताओं में आ जाते हैं। बाकी अदर स्टाइल में ये सब मैटर नहीं करता? गीत में होता है जी। लेकिन एक फॉर्मेट, गजल जो है उसका एक फॉर्मेट ही होता है जी, वो उससे चेंज नहीं जाती है। जी। और शायरी का भी जो एक फिक्स क्राइटेरिया है उतना ही रहता है। जी। लेकिन इसमें आपको बहुत सी चीजें देख लो भाई, आपको श्रृंगार नहीं लिखना तो आप वीर लिख लो, आपको वीर नहीं लिखना तो आप करुण लिख लो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हाँ। कई बार ऐसे बहुत सारे गजलकार या शेर जो लिखते हैं वो राइटर होते हैं ना, वो पर्टिकुलर एक स्टाइल पे फिक्स होते हैं कि अगर वो श्रृंगार रस लिख रहे हैं या मतलब दुखी शायरियां लिख रहे हैं तो वो उसी पे फिक्स रहते हैं, वो ना वीर लिख पाते हैं ना कुछ लिख पाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आप ऑलराउंडर हैं इसके अंदर। तो कभी गजल वगैरह या शेर वगैरह नहीं लिखी आपने, ट्राई भी नहीं किया? नहीं, वो नहीं लिखा है अभी तक। आपने बोला है, पर ट्राई जरूर करूंगी। बिल्कुल। और मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें कोई एक शानदार गजल पढ़ने को मिले, चाहे वीर रस में हो या किसी भी श्रृंगार रस में हो। बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपकी कलम बहुत शानदार है, बहुत शानदार लेखनी है आपकी। मैंने कविताएं ही लिखी है अधिकतर जी, और लेख लिखे हैं। लेख करंट इश्यूज पे लिखती हूँ मैं। अच्छा। जो आसपास दिख जाता है कि अभी जैसे बांग्लादेश में जो हुआ था हिंदुओं के साथ, मैंने उस पर भी लेख लिखा है मेरा। और केरला स्टोरी जो आई थी मूवी, उस पर भी लिखा है। जी। तो आसपास जो करंट इश्यूज जो होते हैं, यहाँ तक कि उस पर भी लिखा है कि हम शादी वगैरह में जाते हैं और एक पैटर्न बन गया है कि हम बहुत सारा खाना जूठा छोड़ देते हैं, है ना। तो एक पिता की उम्र भर की कमाई उसमें लग जाती है और हम उसको ऐसे ही वेस्ट करके आ जाते हैं। तो उस पर भी मैंने लिखा है। तो जो आसपास मुझे करंट में दिखता है कि ये लिखना चाहिए तो मैं लिख देती हूँ। तो कोई बुक्स वगैरह आप पब्लिश करने का विचार नहीं है? विचार है, और जल्द से जल्द मेरी बुक लगभग काम पूरा है। जी। और मार्केट में आ जाएगी कुछ टाइम बाद में। वैसे मैंने 2 बुक्स लिखी हैं जी। स्त्री तेजस्वी राष्ट्र की आधारशिला जी, और दूसरी लिखी है भारतीय ज्ञान परंपरा। किस विषय पर आधारित होंगी ये दोनों बुकें? ये स्त्री तेजस्वी राष्ट्र की आधारशिला, यानी कि कोई भी राष्ट्र है उसको तेजस्वी बनना है, उच्च शिखर पे जाना है, और तो उसके लिए जरूरी है कि वहाँ की महिला कैसी है। जी। महिला का जिस प्रकार का होना, समाज का निर्माण वैसा हो जाता है।
हम देखते हैं कि हमारे जो प्राचीन काल की जो महिलाएं थी, गार्गी, अपाला, मैत्रेयी, रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सी ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं जिनको भारतीय इतिहास जो जन सामान्य है वो नहीं पहचान रहे, और उन्होंने इतने अपने जीवन काल में काम किए हैं जिससे समाज सुरक्षित और संरक्षित रहा है। तो आज हम वहाँ से कितने दूरी पर आ गए और हमें कितना प्रयास और करना है वापस वैसा बनने के लिए, ताकि हमारा जो एक हम सब भारतीय सपना देखते हैं कि भारत सोने की चिड़िया बने, भारत उच्च शिखर पे जाए। तो भारत उच्च शिखर पर तभी जा पाएगा जब महिलाओं का उसमें विशेष योगदान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा इतिहास ही महिलाओं के समर्थन से देखा जाता है कि महिलाओं का बहुत योगदान रहा है हमारे इतिहास में। बहुत ही अच्छे विषय पर ये बुक होने वाली है, यानी कि और एक बुक के जिक्र और किया था आपने, वो किस पर आधारित होने वाली है? वो भारतीय ज्ञान परंपरा, यानी कि हमारी प्राचीन काल की ज्ञान परंपरा क्या थी, हम किस प्रकार से पढ़ते थे, वैज्ञानिक पद्धतियां किस प्रकार से, वेद किस प्रकार से विज्ञान से जुड़े थे, यहाँ से लेकर के आज हम क्या पढ़ते हैं। आज हमने पढ़ने का दायरा सीमित कर लिया, नौकरी लगना या केवल उतने तक मान लिया कि हमको इतना ही पढ़ना है ना, और हम उतने को आधे अधूरे को पढ़ के हम क्या सोच रखने लग गए, और अब हमको कितना और पढ़ना है ताकि हम वापस उस परंपरा को फॉलो कर सकें। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही शानदार विचारों के साथ आपने ये किताबें लिखी हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द हमें ये बुक्स बाजार में देखने को मिले, पढ़ने को मिले, और बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जैसे आप अभी अखबारों की हेडलाइंस पे छाए हुए रहते हो, जैसे कि देखा जाता है, वैसे ही आप हमेशा छाए हुए रहे हो और बीकानेर का ऐसे ही नाम आप रोशन करते रहे। आपकी एक मैंने कविता पढ़ी थी जो खेजड़ी पर आधारित थी, मुझे बहुत शानदार लगी वो, क्योंकि उसकी जो तुकबंदियाँ थी ना एकदम बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड करने वाली थी। और जो अमृता बाई थी, जो अमृता देवी थी, बाई भी कह के संबोधित करते हैं ना, तो अमृता देवी जी ने मतलब उसमें अपना विशेष योगदान दिया था, तो उसका भी आपने उसमें जिक्र करते हुए बहुत शानदार तरीके से, एक बार हो जाए वो। मैं आज सुनाऊं कहानी, थे सुन लो हमारी बाणी, राजस्थान री गाथा है जन जन ने अपनानी। हूँ बात क्यों भी दे सारी, जठ जनमी फकत लुगाई, बे पेड़ बचावन खातिर खुदरी जान गवाई। जद अभय गीदड़ो आयो हो, बाए के लिए शत्राणी, बाखड़ी भेड़िया रे सामे, दिखे देवी चारणी। मैं आज भूल्या भी देवी ने, खेजड़ली ने सीने चेप गई, 63 और 300 बिश्नोई, सागे बालेर शहीद हुई। ओ पेड़ खेजड़ी रो देखो, लागे सुतासु भी प्यारो, पण आज नहीं कोई देख रेख, मानुस बनियोड़ो हत्यारो। अबे सब मिल पाछा घर आओ, पेड़ों ने खूब बचाओ, आज इमरता देवी रो, सब घणो मान बढ़ाओ। क्या बात है, क्या बात है। जैसा बिल्कुल पूरा इतिहास वर्णित कर दिया आपने इस कविता के अंदर, बहुत ही शानदार आपकी लेखनी है और बहुत ही मज़ा आया आपके साथ आज बात करके, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि ऐसे ही आप बीकानेर का मान बढ़ाते रहें, बीकानेर को गौरवित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बीकानेरी सितारे पर पधारने के लिए।